यस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आ गया आप लोगों के सामने एक और नए लेक्चर के साथ। ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 1 का, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा लास्ट और हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने बहुत ही तसल्ली से एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया लेक्चर नंबर 1 को। ऑलमोस्ट जो है 15,000 व्यूज उस पे होने वाले हैं, तो आप लोग उसे और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इन वीडियो जो उसके बाद के लेक्चर्स भी हैं उनको भी बड़े अच्छे से देखिए। ठीक है जी। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही जो है हमें मोटिवेशन देता है कि हम वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, तो यही हमारे लिए पूरा मोटिवेशन है, और अगर आप ये करते रहेंगे तो हम भी अपनी तरफ से वीडियोस डालते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। क्या पढ़ना है जी? राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। सर, ये इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। तो भाई, इंटरमीडियरीज का मतलब होता है जो मिडल मैन होते हैं ना, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, उन ट्रांजेक्शन में जो मिडल मैन, जो एजेंट का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप किसके पास जाते हो? क्या सीधा हम लोग जो ओनर होता है बिल्डिंग का उसके पास पहुंच जाते हैं, या कभी कभार हम लोग एक रियल एस्टेट वाले के पास, या फिर एक जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसके पास जाते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या है? क्या सर वो खरीद रहा है? नहीं सर, खरीद नहीं रहा। क्या वो बेच रहा है? नहीं सर, बेच नहीं रहा। तो वो क्या कर रहा है? वो आपको, जो आप खरीदने वाले हो, बायर को, जो बेचने वाला है, सेलर से मिलवा रहा है। तो बायर को और सेलर को मिलवाने वाला जो इंसान होता है उसे हम लोग इंटरमीडियरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? इंटरमीडियरीज। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन ट्रेड में एंशिएंट इंडिया के अंदर, ठीक है जी, मीडिएवल इंडिया के अंदर, और जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के अंदर इंटरमीडियरीज का बहुत बड़ा रोल रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर। ठीक है, उन्होंने बहुत तरीके से हेल्प करी है ट्रेड को एक बहुत ही अलग मुकाम देने की। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। पहले क्या होता था जी? पहले बाटर सिस्टम था, डायरेक्टली कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर होता था, ठीक है, वो सेलर के पास कोई गुड लेके जाता था और उस गुड से एक्सचेंज कर लेता था, तो किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे जो ये ट्रांजेक्शंस हैं, कॉमर्स ट्रेड है, इंक्रीज होने लगा, तो हमें एक हेल्पर की, हमें एक एजेंट की, हमें एक ब्रोकर की, हमें एक मिडल मैन की जरूरत पड़ने लगी, जो क्या करे? जो बायर को सेलर से मिलवाए, मतलब जो गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे, गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इंटरमीडियरीज का गमन हुआ। ठीक है, सो राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। एक बार सबसे पहले इस इंटरमीडियरीज वर्ड को डिफाइन कर लेते हैं। तो भाई, इंटरमीडियरीज आर द मिडलमैन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरमीडियरीज कौन होते हैं सर? मिडलमैन होते हैं, या फिर ये लोग कमीशन एजेंट होते हैं, जो कमीशन पे काम करते हैं। ठीक है, आपकी चीज बिकवाएंगे, मान लो जी आप मार्कर बनाते हो, तो जो कमीशन एजेंट होगा, जो इंटरमीडियरी होगा, क्या करेगा जी? आपसे 1 रुपया लेगा मार्कर बिकवाने का, और जाके सारे टीचर्स को, जितने भी टीचर्स व्हाइट बोर्ड मार्कर यूज करते हैं, उन सबको बेचाएगा। ठीक है, सो मिडल मैन की तरह का, मतलब मिडल मैन के रूप में काम करता है, कमीशन एजेंट के रूप में काम करता है, ब्रोकर के रूप में काम करता है। ठीक है जी, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करता है। ठीक है, दैट ब्रिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया सर, क्या करता है जी? ब्रिंग्स बायर एंड सेलर टुगेदर। सर, बायर और सेलर को मिलवाता है, लेकिन ना ही खरीदता है ना ही बेचता है, मतलब फॉर अ फी। और सबसे बड़ी बात है सर, फीस के लिए काम करता है। सर, ब्रोकर को क्या मिलेगा भाई? या तो कमीशन मिलेगा या फीस मिलेगी। ब्रोकर को क्या मिलेगा? या तो कमीशन मिलेगी या फीस मिलेगी। ठीक है, सो इंटरमीडियरीज आर द मिडलमैन। सर, ये मिडलमैन होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं सर? बायर और सेलर को मिलवाते हैं फीस के लिए या फिर कमीशन के लिए।
विदाउट टेकिंग पार्ट इन एक्चुअल सेल्स ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको क्या बोला सर, ना ही खरीदेंगे ना ही बेचेंगे, मतलब विदाउट टेकिंग पार्ट, ना ही खरीदने में इन्वॉल्व है ना ही बेचने में इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं सर, बायर और सेलर को मिलवाते हैं, ठीक है। तो जो काम जी कहीं क्या काम कर रहे हैं जी, मिडलमैन का काम कर रहे हैं, कमीशन एजेंट का काम कर रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जी, इंटरमीडियरीज। ये वर्ड सीख लो, 12th क्लास में भी ये इसका यूज है, इंटरमीडियरीज का। 12th क्लास में भी आपसे पूछूंगा कि आपने ये कहां पढ़ा था, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो भाई डेफिनेशन क्लियर हो गई, इंटरमीडियरीज क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर हो गई। और भाई अगर क्लियर हो गई ना तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर, दे प्रोवाइड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स। सर जो ये मिडलमैन है बेसिकली दोनों ही पार्टीज को हेल्प करते हैं। सर किसको, कंज्यूमर्स को भी हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं, और सर कहीं ना कहीं जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरर की। सर मैन्युफैक्चरर जो है माल बनाता है, उसको सिर्फ बनाने से मतलब है, कौन खरीदेगा, कितने लोग खरीदेंगे, कैसे उन लोगों को पता लगा कि मैं अपनी फैक्ट्री में मार्कर बना रहा हूं, उसके लिए सर हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, हमें एक मिडलमैन की जरूरत है जो कस्टमर्स को हमारे पास लेकर आए। इससे क्या होगा सर, कस्टमर्स को लेकर आएगा, ठीक है, तो हमारे पास एक फाइनेंशियल बेस क्रिएट होगा। मान लो मैंने मार्कर बनाया, किसको दे दिया, एजेंट को दे दिया, तो अब कहीं ना कहीं जो मैंने मार्कर बनाया है उसका जो रिस्क है वो डिवाइड हो गया किसके साथ जी, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, इंटरमीडियरीज के साथ, ठीक है। तो इंटरमीडियरीज मैन्युफैक्चरर को क्या करते हैं जी, कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं बाय अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, बाय अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, कि भाई देखो नहीं बिकेगा तो मैन्युफैक्चरर का तो नुकसान है ही है, और किसका नुकसान है जी, उस मिडलमैन का भी नुकसान है, क्योंकि उसका भी कमीशन गया, उसका भी जो फीस है वो फीस चली जाएगी, और कहीं ना कहीं जो लॉस होता है लॉस उसे भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर जो है इस बात से सुकून में रहता है कि अगर लॉस होगा, ठीक है, अगर कोई रिस्क आता है सो मिडलमैन है मेरे साथ खड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर पढ़ के देखें, सो दे प्रोवाइड कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सर इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सर किसको, मैन्युफैक्चरर्स को। सर कैसे, बाय अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, कोई बात नहीं भाई, नहीं बिकेगा मैं हूं ना बिकवाने वाला, नहीं बिकेगा मैं रखूंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी सहानुभूतियां देकर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर कर उनकी फाइनेंशियल रिस्क को कहीं ना कहीं कम करता है कौन, इंटरमीडियरीज, ठीक है। सर इंटरमीडियरीज जो हैं कब से देखे जा रहे हैं सर, कब इसका राइज एक्चुअल में कब हुआ, तो भाई इंटरमीडियरीज को मुगल एम्पायर के पीरियड में भी और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर भी हमने मतलब सुना है, उनके बारे में किताबों में पढ़ा है। जो सोने के सिक्के होते थे उस पर भी ट्रेडर्स हमने कई सारे देखे हैं, इंटरमीडियरीज देखे हुए हैं। सो इंटरमीडियरीज हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे उस टाइम पर, ठीक है जी, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पे और एंड द डेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर भी जो हमारे इंटरमीडियरीज थे, जो मिडलमैन थे, उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता था, ठीक है जी, किसी भी ट्रेड को। अब मान लो जी अब जो हमारा ईरान है, ठीक है जी, या फिर जो अरेबिया है, जो बाहर की जो हमारी कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है जो इंडिया को छोड़कर, तो वहां की लैंग्वेज अलग है सर, यहां की लैंग्वेज अलग है। तो हमें कौन चाहिए सर, एक मिडलमैन की जरूरत है, ताकि हम लोग यहां से स्पाइसेस जो हैं, ठीक है, मसाले जो हैं, जो कॉटन है, उसको मैं बाहर के देशों में बेच सकूं, ठीक है। तो एक मिडलमैन की जरूरत हमें बहुत उस टाइम पर निकल के आई थी, जो हमारी ट्रेड और कॉमर्स करने वाली हेल्प करे। सो मुगल टाइम पे भी और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर भी जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। कौन प्ले करते थे सर, इंटरमीडियरीज प्ले करते थे, ठीक है। सो होपफुली आपको जो राइज ऑफ इंटरमीडियरीज वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, सो होपफुली आप लोगों ने पिछला जो राइज ऑफ इंटरमीडियरीज है अच्छे से समझ लिया है। अब जो टॉपिक हमारे सामने आया है तो भाई वो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, देखो उसको समझने के लिए आपको दो प्लेसेस को समझना होगा। भाई बात बताओ,
सर जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लो कि हम आइसक्रीम की बात करें, सर आइसक्रीम मेनली कहां बनती है, तो भाई किसी ठंडी जगह पर बनती है, तो मान लेते हैं जब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जम्मू है, ठीक है। लेकिन कंजप्शन तो हम लोग दिल्ली में भी करते हैं, प्लेस ऑफ कंजप्शन क्या है सर, दिल्ली, आपका शहर भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन सर बनती जम्मू में है और कंजप्शन कहां हो रही है सर, हमारे स्टेट में भी हो रही है, तो उस स्टेट से इस स्टेट के बीच में सर एक गैप है, यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो। सर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जो है एंड द प्लेस ऑफ कंजप्शन जो है, इन दोनों के बीच में एक गैप है, एक लैप है। इस गैप को फिल करने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत है जो क्या करेगा सर, यहां से गुड्स को उठाकर गुड्स को यहां तक पहुंचाएगा, ठीक है भाई। गुड्स को यहां से उठाकर वहां तक पहुंचाने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत है, हमें किसी माध्यम की जरूरत है। उस मीडियम को, उस मीन को, ठीक है जी, हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ध्यान से देखिए गाइस, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू फिजिकल मूवमेंट। सर फिजिकल मूवमेंट का मतलब क्या है, गुड्स को यहां से फिजिकली यहां पर मूव करना, यहां तक पहुंचाना, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन refers to the physical movement of goods from the place of production to the place of consumption। सर place of production से place of consumption तक goods को move करना, और जिस मीडियम से, जिस जिस हम लोग मीन से इसको मूव करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। सर पुराने जमाने मतलब जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, उस टाइम पे सर ट्रेड कैसे कैसे होता था, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन किस किस मीडियम से होता था सॉरी। सो ट्रांसपोर्टेशन जो है मेनली दो मीडियम से होता था गाइस, फर्स्ट इज लैंड एंड द सेकंड इज वाटर। उस टाइम पे एयरवेज का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है जी, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। उस टाइम पे पॉपुलर क्या था, ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर था लैंड, लैंड के बाद वाटर। आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो मेनली वाटर के थ्रू किया जाता था, ठीक है जी। और अगर आपको इंटरनल ट्रेड करना है तो इंटरनल ट्रेड के लिए रोड जो होते हैं, ठीक है जी, रोड और लैंड का हम लोग यूज करते थे। एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन होता था इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन थी हमारे एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट टाइम्स में, सो दो तरीके से होती थी ट्रांसपोर्टेशन सर, एक लैंड के थ्रू, दूसरा वाटर के थ्रू, ठीक है। तो ये भी छोटा सा टॉपिक था जो आपके फर्स्ट चैप्टर में है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, और पुराने जमाने में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले चाहता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। यस गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में। सर एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है जी, जब हिस्ट्री ऑफ हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो उस जमाने में कौन कौन सी कम्युनिटीज होती थी जो किस चीज में इन्वॉल्व होती थी जी, ट्रेड में इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो भाई देखो, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री हैव डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है जी। तो अलग अलग रीजन के अंदर इंडिया के अलग अलग कम्युनिटीज थी जो ट्रेड में इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो जो लोग भी ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं पूरे इंडिया में। जैसे कि मैं बात करूं सर, पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो नॉर्दर्न रीजन के अंदर बहुत जाने जाते थे पंजाबी, और वो काफी ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है जी। वाइल द भट्ट्स मैनेज द ट्रेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते थे उन्हें हम लोग भट्ट्स कहते थे। आगे देखिए गाइस, इन वेस्टर्न इंडिया में हम लोग क्या कहते थे जी, जो ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज होती थी उनको हम लोग महाजन कहते थे, ठीक है जी। और जो चट्स हैं वो किसमें कहां पर ट्रेड करते थे जी, साउथ में ट्रेड करते थे, ठीक है। तो ये कुछ हमारी बेसिक ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि सर पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स जो हैं कहां पर, किस एरिया में ट्रेड करते थे, किस रीजन में ट्रेड करते थे। सो देवर इन नॉर्थन रीजन, ठीक है। सर साउथर्न रीजन में कौन इन्वॉल्व था, तो सर हमारे जो चट्स हैं, जो चैट्स होते हैं, वो लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है जी। महाजन जो थे वो कहां इन्वॉल्व थे, तो भाई वो वेस्टर्न इंडिया में इन्वॉल्व थे। मतलब कि अगर आप देखें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया हैव डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड दे वर डोमिनेटिंग द एरिया। वो एरिया में डोमिनेशन उनका काफी अच्छा होता था, राज करते थे अपने एरिया में। एंड दीज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल
इन द एंशिएंट हिस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज का टॉपिक खत्म हो गया। लास्ट इज मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। उस टाइम पे क्या हो रहा था गाइस, उस टाइम पर जो है ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बढ़ता जा रहा था, ठीक है जी, और इंटरमीडिएट्स का रोल भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा था। तो हमें कुछ एक मर्चेंट कॉर्पोरेशंस भी स्टैब्लिश करने पड़े, जिन्होंने किंग के साथ मिलकर बहुत सारी ट्रेडिंग को इजी किया ट्रेडिंग करने को, ठीक है। तो एक बार उसको देख लेते हैं गाइस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। यस गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, दैट इज मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, ठीक है। सर मर्चेंट कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? तो मर्चेंट मतलब जो ट्रेडर्स होते थे, ठीक है जी, जो बिजनेसमैन होते थे, तो उनके लिए कॉर्पोरेशन बनाया गया, ठीक है, जिसको हम लोग मर्चेंट कॉर्पोरेशंस के नाम से जानते हैं। सर ये मर्चेंट कॉर्पोरेशंस करते क्या थे? तो भाई सिंपली याद रखो कि दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है जी। तो भाई किस लिए बनाए गए थे ये जो मर्चेंट कॉर्पोरेशंस हैं? तो प्रोटेक्ट करने के लिए। सर किसको? जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है कि कहीं उनके यहाँ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, ठीक है जी, कहीं लूटपाट ना हो जाए, कहीं उनसे ज्यादा टैक्स ना वसूल दिए जाएं, बिल्कुल फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो। सो उसके लिए मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की स्थापना की गई, ठीक है। सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की। सो मर्चेंट कॉर्पोरेशंस आर द मर्चेंट कम्युनिटीज, basically these are the communities or the authorities, right? So that were framed to protect the interest of traders। जो किस लिए बनाई गई थी जी? जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, कोई अनफेयर मीन ना हो जाए, ठीक है जी। तो उन सब चीजों को ज्यादा टैक्स ना वसूल ले, क्लियर है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्चेंट कम्युनिटीज, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और देखते हैं जी, दीज कॉर्पोरेशंस फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स ऑफ मेंबरशिप। सर इनको कोई किंग रूल नहीं करता था, ठीक है। इनके खुद एक ऑटोनॉमस बॉडी हुआ करती थी, जिनके खुद के रूल्स होते थे कि भाई अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे बन सकते हैं। एग्जांपल, मान लो आप स्टूडेंट हो, अगर मिशन 100 क्लासेस की रेगुलर लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो, सो हमारे कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू आप हमारे पास क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्लियर है। तो वैसे ही अगर आपको इन मर्चेंट कॉर्पोरेशंस का मेंबर बनना था, तो उन लोगों ने अपने खुद के रूल्स ऑफ मेंबरशिप बना रखे थे और खुद के कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है जी? अब बेसिकली आचार संहिता, खुद के इनके वेल डिफाइंड पॉलिसीज होती थी, वेल डिफाइंड पॉलिसीज होती थी इन लोगों की खुद ही, ठीक है। और वो पॉलिसीज जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग बनाते थे, जो राजा होता था वो भी उन पॉलिसीज को एक्सेप्ट करता था, उन रूल्स को एक्सेप्ट करता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। सो विच इवन किंग्स वर सपोज्ड टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। तो दो बातें पढ़ी हमने मर्चेंट कॉर्पोरेशंस के बारे में। सर मर्चेंट कॉर्पोरेशंस जो कम्युनिटीज होती हैं, बेसिकली ट्रेडर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। और उनके मेंबरशिप के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को किंग भी एक्सेप्ट करता है और किंग भी जो होता था वो उनकी रिस्पेक्ट करता था, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्सेस वर द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उस टाइम पे राजाओं महाराजाओं के लिए, इन मर्चेंट कॉर्पोरेशंस के लिए जो रेवेन्यू कहां से आता था, ये चलते कैसे थे? तो भाई जो टैक्सेस होते थे ना, चाहे वो ट्रेड टैक्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल टैक्स हो, ठीक है, जितने भी तरह के वो टैक्स लेते थे, वही सारे जो मेजर रेवेन्यू थे, ठीक है। तो बेसिकली जो ये मर्चेंट कॉर्पोरेशंस हैं, ये राजा के साथ मिलकर और टैक्स कलेक्टर के साथ मिलकर जो भी सेटलमेंट्स होती थी वो सेटलमेंट्स करवाते थे। भाई अगर आप मेरे मान लो मेंबर हो, ठीक है, मैं एक मर्चेंट कॉर्पोरेशन हूं, आप लोग ट्रेडर्स हैं, अगर आप मेरे मेंबर्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको राजा और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनको आसानी से, अगर आप टैक्स देना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको उन टैक्स देने में हेल्प करूंगा, ठीक है जी। मैं किंग के साथ मिलकर, टैक्स कलेक्टर्स के साथ मिलकर जो भी आपकी सेटलमेंट करानी होगी, ठीक है, जो भी माफ करवा सकता हूं मैं आपका टैक्स, तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करता हूं। आप लोग मतलब आप ट्रेडर्स हैं, आप मर्चेंट्स हैं, आपकी हेल्प करता हूं टैक्स कलेक्टर्स से डील करने में और जो किंग होता है किंग से डील करने में, ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। किसकी हेल्प कर सकूं? जो मेरा मेंबर बनेगा। पढ़ के देखते हैं जी, द चीफ डायरेक्टली डील विद द किंग।
ठीक है जी। जो भी चीफ होगा इस मर्चेंट कॉर्पोरेशन का, वो किंग से डील करेगा, टैक्स कलेक्टर से डील करेगा और सेटल करेगा जो भी हमारा जो भी सेटलमेंट हमें करनी है, चाहे वो टैक्स के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई और फीस हो, चार्जेस हो, उसको सेटल डाउन कराना है तो वो सेटल डाउन कराने में मर्चेंट कॉर्पोरेशन अपने मेंबर्स की हेल्प करते थे। ठीक है, सो इस तरह से कहीं ना कहीं मर्चेंट कॉर्पोरेशन भी स्टैब्लिश किए गए ताकि जो भी हेल्प की जा सके ट्रेडर्स की, जो भी हेल्प की जा सके मर्चेंट्स की, उस तरह के उस टाइम पे कॉमर्स की, वो पॉसिबली की जाए ताकि जो हमारा इंडिया है उसके अंदर ट्रेड आसानी से हो सके। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक लेक्चर रह गया जिस लेक्चर में हम लोग मेजर ट्रेड सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे। ठीक है जी, मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किन किन चीजों का होता था और हमारा इंडिया की पोजीशन क्या थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर। ठीक है, तो आज का लेक्चर होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में कोई होमवर्क नहीं दे रहा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको होमवर्क जरूर मिलेगा गाइस। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब एक ही लेक्चर रह गया है और चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बच्चे मुझे रिक्वेस्ट डेली मैसेज करते हैं कि सर लेक्चर 2 स्टार्ट कर लीजिए, लेक्चर 2 स्टार्ट कर लीजिए। गाइस मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेक्चर 2 भी स्टार्ट करने वाला हूं और आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कल सुबह फिर एक वीडियो अपलोड करूंगा और चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दूंगा। ठीक है जी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहे तो व्हाट्सएप पे हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नया लेक्चर आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, किसी और को मत बताना। ठीक है जी, फटाफट चुपके से मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे चुपचाप मैसेज कर देना, किसी को पता ना लगे। ठीक है जी, चलिए जी, तो बाय, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है जी, अपने परिवार वालों की रक्षा करिए और इस देश के लिए कुछ करिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।